हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड 12th, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। ये जो टॉपिक होती है अक्सर मानना होता है कि बहुत ही टफ टॉपिक है। हालांकि लिमिटेड है, 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि एक अच्छे खासे नंबर पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। तो चलिए समझ लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया है। कुछ लोग उसको बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इससे डर जाए पहले ही। तो डेफिनेशन मैंने बड़ी सिंपल लिया है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि फिगर्स ऑफ स्पीच, अगर मैं इसकी बात करूं वैसे कि हिंदी में हम पढ़ते हैं अलंकार, ठीक उसी प्रकार से यदि मैं उसको अलंकार को इंग्लिश में पढ़ाऊं उसे मैं क्या बोलूंगा, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये फिगर्स ऑफ स्पीच का क्या इंग्लिश का अलंकार है। ठीक है, हम अगर हिंदी में पढ़ते हैं ना उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 7 यहाँ पे जो मैंने लिखा है अलंकारों को, इनको हम अलग अलग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ वर्ड। फिगर्स ऑफ स्पीच जो होता है एक शब्द होता है और एक्सप्रेशन या फिर कोई एक भाव होता है, यूज्ड नॉट विथ इट्स ओरिजिनल मीनिंग। यह अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ यानी इसके वास्तविक अर्थ के साथ यूज नहीं किया जाता है। यानी जिस शब्द का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे इन फिगर्स ऑफ स्पीच में, उस शब्द का ओरिजिनल मीनिंग अपना खुद का नहीं होगा, बल्कि एक इमेजिनेटिव थॉट होगा, एक इमेजिनेटिव वे, एक काल्पनिक तरीके से एक स्पेशल इफेक्ट देगा, क्या करेगा, एक अलग प्रकार का प्रभाव देगा, ताकि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो चीजें कैसी दिखे, थोड़ी अच्छे तरीके से दिखना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि आप हिंदी में क्या पढ़ते हो, अलंकार की परिभाषा, आप कहते हो काव्य की शोभा बनाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच में भी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सिमिली को, मेटाफर को, पर्सनिफिकेशन को, अपस्ट्रॉफी को, या फिर हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन, या फिर ओनोमेटोपोइया, ये सारी चीजों का जो हम यूज करेंगे ताकि उसका जो इफेक्ट हो वो क्या हो, एक अच्छा दिखना शुरू कर दे, यानी एक स्पेशल इफेक्ट हमारे सामने आ जाए। तो ठीक हिंदी का अलंकार, वैसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच। अब देखिए 7 टाइप्स की फिगर्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना है यहाँ पे। पहला है, इसको बोलते हैं सिमिली। पहले वाले क्या बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे। इसको अगर हिंदी में समझना चाहे तो क्या बोलोगे, उपमा अलंकार, जो हिंदी वाला है बिल्कुल सेम उसी तरीके से। फिर दूसरा मेटाफर, इसे बोलते हैं रूपक। तीसरा है पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण। नेक्स्ट है अपस्ट्रॉफी, इसको बोलते हैं संबोधन। उसके बाद है हाइपरबोल, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। देन ऑक्सीमोरॉन, इसको बोलेंगे विरोधाभास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ओनोमेटोपोइया यानी कि ध्वनि अनुकरण अलंकार। इसके बारे में हम एक एक को अलग अलग से फिर से डिस्कस करेंगे। देखो, सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, यानी हम इसमें क्या करेंगे, दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना करेंगे और तुलना करने वाले शब्दों में जैसे कि लाइक, एज, सो एज, ये सारे वर्ड इसमें आएंगे। मेटाफर में क्या होता है, दो वस्तुओं की तुलना करेंगे लेकिन वो तुलना करने वाले शब्द इसमें नहीं आएंगे। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझ लेते हैं कि सिमिली क्या होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है, मैं इसको बताता हूँ आपको। सिमिली के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया। सिमिली जो होता है वो उपमा अलंकार जो हिंदी में समझते थे वही क्या कहलाता है, सिमिली कहलाता है। यानी कि जब हम तुलना करेंगे उपमा अलंकार में, तो तुलना करने वाले जो भी शब्द होते थे वो क्या होते थे, हिंदी में जैसे हमने पढ़ा है उसके बारे में तो आते थे। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में जो सिमिली होता है इसे भी क्या करेंगे, पढ़ते हैं इसके बारे में। करेंगे सिमिली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन, यानी सिमिली जो होता है वो एक कंपैरिजन को एक्सप्रेस करता है बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, यानी दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में और इवेंट्स या फिर घटनाओं के बीच में। यूजुअली सामान्यतः क्या कह रहा है कि द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड, जो कंपैरिजन हम वहां पे करेंगे वह व्यक्त किया गया होगा बाय यूजिंग, यानी यूज करके किन शब्दों का, लाइक का यूज करके, या फिर सच एज का यूज करके, या फिर जस्ट एज का यूज करके, या फिर एज, या फिर शो एज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिमिली होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें क्या होगा, हम दो वस्तुओं की तुलना करेंगे जो कि अलग अलग प्रकार की होंगी और उनको तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि लाइक हो गया, सच एज हो गया, जस्ट एज हो गया, एज हो गया और शो एज हो गया। तो जब भी हमको ये पहचानने के लिए बोलो कि आप बताओ कि इसमें से सिमिली कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हीं वर्डों को देखना, क्या इसमें से कोई शब्द तुलना करने के लिए आया है। यदि इनमें से आपको कोई शब्द मिल जाता है तो आप क्या कर दोगे, तुरंत बताओगे कि हाँ तुलना किया गया है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में और ये तुलना करने वाले शब्द भी क्या हो गए हैं, आए हुए हैं। तो हमारी जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगी वो कौन सी होगी, आप बोलोगे कौन सी होगी, सिमिली होगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि पहला दिया गया है, चाइल्डहुड इज लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, यानी कि जो बचपन होता है वह एक तेजी से गुजरने वाला क्या होता है, सपने की तरह होता है। अब देखो मैंने चाइल्डहुड की तुलना किससे कर दी, यहाँ पे तेजी से गुजरने वाले एक सपने से मैंने क्या कर दिया है, इस चाइल्डहुड की यहाँ पे तुलना कर दिया है।
अब बताओ तुलना करने के लिए क्या इनमें से कोई शब्द आया है? अब ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिला है यहाँ पे? लाइक एक ऐसा वर्ड मिल रहा है जो किसके लिए आया है? इट कम्स फॉर कंपैरिजन, ये तुलना करने के लिए आया है। हम क्या कर सकते हैं? हमें चाइल्डहुड की तुलना की गई है स्विफ्टली पासिंग ड्रीम से, तो हमारा जो यहाँ पे आया है कौन सा वर्ड? लाइक। ये हमें बता रहा है कि हाँ ये तुलना करने के लिए आया है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल है किसका है? सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, लिव लाइक अ हर्मिट, यानी लिव लाइक अ हर्मिट यानी तुम क्या करो? जीवन व्यतीत करो किसकी तरह? एक साधु की तरह। लिव लाइक अ हर्मिट, एक साधु की तरह क्या करो? जीवन व्यतीत करो। अभी देखो यहाँ पे यू छिपा हुआ है, यानी उसकी तुलना किया। आपको पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट हमारा यू होता है वो छिपा रहता है, तो इसमें भी यू छिपा हुआ है। उसी यू की तुलना हमने किससे कर दी? एक हर्मिट से कर दी उसकी तुलना। तो यू की तुलना हमने एक हर्मिट से कर दी। तुलना करने के लिए एक वर्ड दिया गया यहाँ पे लाइक। तो मैं पूछूंगा बताओ इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? तो आपका जवाब तुरंत क्या होगा? सर इसमें कौन सा है? सिमिली है, क्योंकि ये वर्ड तुलना करने के लिए आया है। नेक्स्ट एग्जांपल, माय लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। कहेंगे माय लव यानी जो मेरा प्यार है फॉर यू आपके लिए, वह एज डीप एज द ओशन, यानी मैंने तुलना की है इसकी किससे? ओशन से। मैंने क्या किया? इस लव की तुलना की है किससे? इस ओशन से। और तुलना करने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया है? एज और एज का, यानी गहराई से। उसकी प्यार की गहराई की तुलना मैंने सागर की गहराई से कर दी है, तो हमने तुलना करने के लिए एक शब्द का यूज किया जो क्या है? एज और एज है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा जो फिगर स्पीच यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा है? सिमिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेटाफर के बारे में। दूसरा नंबर जो दिया गया है, कह रहा है कि इन अ मेटाफर, यानी एक मेटाफर में, यानी कि रूपक अलंकार में, एक रूपक अलंकार में टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, इसमें भी दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी, बट लेकिन द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो तुलना करने वाले शब्द होंगे, आर नॉट यूज्ड, इनका यूज नहीं किया जाएगा। अभी मैंने इनमें क्या देखा? हमने देखा कि सिमिली में तुलना तो की जाएगी, लेकिन यहाँ पे तुलना करने वाले जो वर्ड दिए गए हैं वो शब्द क्या होंगे? आएंगे। लेकिन ठीक इसी का उल्टा होगा मेटाफर में कि तुलना तो इसमें की ही जाएगी, लेकिन ये तुलना करने वाले जो शब्द मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये सारे शब्द इसमें नहीं आएंगे। एग्जांपल समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जो कैमल है वो क्या है? एक शिप है। कैमल की तुलना करने की किससे? शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान के जहाज से। हमने ऊंट की तुलना किससे कर दी? रेगिस्तान के जहाज से तुलना कर दी। तो देखो कैमल की तुलना हमने कर दिया एक जहाज से जो कि डेजर्ट का है यानी रेगिस्तान का है, लेकिन तुलना करने के लिए बीच में मैंने यहाँ पे कोई शब्द ऐसे नहीं लगाए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? फिगर्स ऑफ स्पीच। आप बोलोगे मेटाफर हो जाएगा। तुलना तो की गई लेकिन इसमें कोई वर्ड ऐसा आया नहीं, तो क्या हो जाएगा? मेटाफर। अगर इसी में लाइक या ऐसा कोई वर्ड आ जाता है जो तुलना करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कौन सा हो जाता? हमारा सिमिली हो जाता है। फिर दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, उसकी तुलना की गई किससे? एक स्टार ऑफ द फैमिली से। उसकी तुलना करते हुए एक स्टार के रूप में, लेकिन तुलना करने के लिए कोई भी वर्ड इसमें हमको दिख नहीं रहा है। तुलना करने के लिए कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा है, तो सिंपली चलता कहता है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? मेटाफर वाला बन गया। फिर देखेंगे सी वाला, कहता है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। अभी लाइफ की तुलना किससे कर दिया? एक टेल से, एक कहानी से, एक कथा से। हम कह सकते हैं कि अगर लाइफ की तुलना हमने टेल से किया, कंपैरिजन किया गया है, और साथ में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा तुलना करने वाला शब्द लाइक, सच एज, जस्ट एज और सो एज, इनमें से कोई भी नहीं आया है, तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये भी जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच रहेगा ये कौन सा रहेगा? मेटाफर रहेगा। तो सिमिली और मेटाफर में मेन डिफरेंस यही है कि यदि आपको सेंटेंस में ये शब्द मिले लाइक, सच एज, जस्ट एज और सो एज, अगर ये मिलते हैं तो आप तुरंत बोलो कि वो सिमिली बन गया, और अगर ये तुलना करने के बाद नहीं मिलते हैं तो आप तुरंत बोलोगे क्या बन गया? मेटाफर बन गया। ओके, समझ लेते हैं कि पर्सनिफिकेशन क्या होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। ठीक है, तो पर्सनिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है। कहा कि इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, यानी पर्सनिफिकेशन में यानी मानवीकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो होगी, यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, या फिर जो कोई भाववाचक विचार जो भाव होता है, आर थॉट, इनको हम सोचते हैं एज लिविंग बींग्स, जैसे कि क्या हो? सजीव के समान व्यवहार कर रहे हो। यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको हम कैसा मानेंगे कि वे लिविंग बींग्स की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे कैसा है? पर्सनिफिकेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच है। एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कहा गया कि जो अनुभव होता है वो क्या होता है? सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अभी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या एक विचार एक प्रकार का, इसको हम क्या कर रहे हैं? एक ह्यूमन बीइंग की तरफ बिहेव दे रहे हैं, जैसे कि ये कोई लिविंग बीइंग तो एक आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लगा रहा है कि लव इज ब्लाइंड।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारा लव इज ब्लाइंड। अभी इस लव को हमने कैसे ट्रीट किया, जैसे कि कोई क्या है, लिविंग बीइंग्स है। तो हम समझ सकते हैं कि यदि हम किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को जब किसी लिविंग बीइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, मानवीकरण। सो फ्रेंड्स, मानवीकरण का मतलब ये होता है कि हम उसको क्या करें, एक सजीव प्राणी एक मानव की तरह ट्रीट करें। अगर मैं ब्लाइंड होने की बात करूं कि ब्लाइंड कौन हो सकता है, तो आप बोलोगे कोई मनुष्य हो सकता है। सिंपल सा एक बात हमारे सामने आती है, तो हम कह सकते हैं कि हमने लव को कैसे ट्रीट कर दिया, एक आदमी की तरह ट्रीट कर दिया, यानी कि एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच बन जाएगा। तीसरा एग्जांपल दिया गया, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, यानी कि जो भाग्य होता है दरवाजे को खटखटाता है बट वंस, लेकिन एक बार। अगर जनरली में पूछूं दरवाजा कौन खटखटाएगा, तो आप बोलोगे राम सुमन गीता सीता, यानी किसी व्यक्ति का नाम लोगे। तो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा यह सेंटेंस लिखा गया है, यानी अपॉर्चुनिटी किसकी तरह ट्रीट किया गया, लिविंग बीइंग्स की तरह। तो इसको हम क्या कर देंगे, पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच में समझेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है चौथा नंबर यह है अपॉस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच। अपॉस्ट्रोफी का मतलब मैंने बताया संबोधन, इसलिए हम किसी को संबोधन करते हैं, ओ गॉड, ओ डेथ, इस तरीके से। समझ इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इन अपॉस्ट्रोफी वी एड्रेस, यानी अपॉस्ट्रोफी में वी एड्रेस, हम एड्रेस करते हैं, हम किसी को बुलाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं। डेड पर्सन, यानी वो व्यक्ति कैसा होगा, डेड व्यक्ति होगा, जिसकी मृत्यु हो चुकी होगी, और सम लाइफलेस थिंग्स, या फिर कोई निर्जीव ऐसी वस्तु होगी जिसे हम क्या करेंगे, एक लिविंग थिंग की तरह। देखो दोनों में तो सेम बातें करेंगे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। ओ डेथ, हम उसको एड्रेस यानी बुलाएंगे इस तरीके से जैसे वो हमारे सामने क्या हो, प्रेजेंट हो जाए, इस तरीके से हम उनको बुलाएंगे। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। इसमें हमें क्या करना था, आइडिया और थॉट को लिविंग की तरह बिहेव करना था, लेकिन इसमें किसी को एड्रेस नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी में उसको एड्रेस करेंगे, बुलाएंगे, जैसे कि वो क्या हो, हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहला है ओ डेथ वेयर आर यू, यानी हे मृत्यु तुम कहाँ हो, यानी मैंने मृत्यु को बुलाया, जैसे कि हमारे सामने क्या हो सकती है, आ सकती है, तो मैंने उसको एड्रेस किया, ओ डेथ वेयर आर यू, हे मृत्यु तुम कहाँ हो। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि ओ गॉड ब्लेस मी, यानी हे भगवान क्या करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ओ गॉड ब्लेस मी, मैंने गॉड को एड्रेस किया, ये भी हमारा किस में चला जाएगा, अपॉस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच में चला जाएगा। सी कह रहा है कि ओ लिबर्टी व्हाट टाइम्स हैव बीन लिमिटेड, यानी ओ लिबर्टी, हे स्वतंत्रता, हे आजादी, कौन सी क्राइम हो गई है। इसमें क्या कहा गया कि हे लिबर्टी कौन सी क्राइम हो गई है, यानी मैंने लिबर्टी को ऐसे जैसे कि कोई लिविंग बीइंग से मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूं और वो जवाब देगी, इस तरीके से मैंने क्या किया, ट्रीट किया। और सबसे ज्यादा आप पहचानने के लिए एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी जब भी मिलेगा आपको तो आपको इस तरीके के, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे क्या लगा होगा, आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा फिगर सबसे बनेगा, अपॉस्ट्रोफी बनेगा। तो मैंने पर्सनिफिकेशन के बारे में बता दिया, अपॉस्ट्रोफी के बारे में बता दिया। देखो पर्सनिफिकेशन में किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को, किसी थॉट को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मैं क्या करूंगा, लिविंग बीइंग्स से ट्रीट करूंगा, उसे बोलूंगा पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण। फिर अगर बात करें अपॉस्ट्रोफी की, तो इसमें हम किसी को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, ओ गॉड, ओ डेथ, ओ लिबर्टी, ऐसे करके हम क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। और इस साइन को आप याद रखिए, ये साइन अगर आपको दिख जाता है तो आप तुरंत बोलिए कि वहां पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, अपॉस्ट्रोफी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समझ लेते हैं कि हाइपरबोल क्या होता है, यानी हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। कहना कि इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड, यानी कि हाइपरबोल जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसमें स्टेटमेंट जो होगा उसको मेड किया जाएगा, नहीं बताया गया होगा, एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। एम्फैटिक का मतलब बड़ी बहुत ही फोर्सफुली उस बात को कही जाए, यानी कि हाइपरबोल में किसी भी स्टेटमेंट को बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही मजबूती के साथ कहा जाता है। बाय ओवर स्टेटमेंट यानी उसी बात को बढ़ा चढ़ा के कह देना। बात कोई छोटी सी होगी लेकिन उसी बात को हम क्या कर देंगे, बड़ी मजबूती के साथ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देंगे। तो वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगा हमारा, वो किसमें आएगा, हाइपरबोल में आएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सी वेप्ट यानी वह रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी वह रोई तो ऐसा लगा क्या कि सागर क्या हो गया, पूरा आंसुओं से बहने लगा, यानी एक ऐसा सागर बह रहा है जो किससे बह रहा है, आंसुओं का बह रहा है। तो देखो छोटी सी बात थी, उसके रोने के बाद जो आंसू बहे हैं, तो उस आंसुओं की मैंने कैसे कह दिया उस बात को कि हाँ सागर से पूरे सागर में क्या बहने लगा, उसके आंसुओं का पानी बहने लगा। बात छोटी सी लेकिन मैंने उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कह दिया। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि यह जो हमारा एग्जांपल दिया गया वो किसका है, हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच का दिया गया है। फिर कह रहा है कि रिवर्स ऑफ ब्लड, यानी खून की जो नदियां हो गई, फ्लड का मतलब बहने लगी, इन द बैटल यानी युद्ध में, युद्ध के क्षेत्र में क्या होने लगा, खून की नदियां बहने लगी। कहने का मतलब क्या, अपार नरसंहार तो हुआ ही बैटल में, लेकिन फिर भी जो खून वहां पे बहा
उसको किस तरीके से समझ आने लगा यहाँ पे, उसको हम लोग कह रहे हैं कि खून की नदियां बहने लगी। छोटी सी बात थी, बहुत ज्यादा बड़ा चला के कह दिया गया। उसी प्रकार से कहा है कि 10,000 saw I at a glance। एट अ ग्लांस का मतलब एक बार में, एक झटके में जब मैं किसी चीज को देखता हूँ उसके बारे में कहा गया है। तो एक बार में मैं 10,000 पीपल को, एक बार में मैं क्या कर सकता हूँ, 10,000 लोगों को देख सकता हूँ। ये जो बात थी वो अभी कैसी चली गई, छोटी सी बात थी, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कह दिया गया इस बात को कि एक बार में 10,000 को देखना, जो कि असंभव हमारे लिए है। तो इस बात को हम कहाँ समझेंगे, हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑक्सीमोरॉन फिगर्स ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरॉन में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जो होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ में आ जाएंगे। जैसे लिखा है कि इन ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में यानी विरोधाभास अलंकार में, वी फाइंड, हम पाते हैं कि द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी दो शब्दों का एसोसिएशन, दो शब्दों का जुड़ाव होगा, दो शब्द एक दूसरे के साथ साथ आए होंगे, और फ्रेज या फिर दोनों फ्रेज हो सकते हैं हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिनके अर्थ क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होंगे। दो शब्द जो होंगे दोनों एक दूसरे के आसपास आए होंगे, या फिर कोई फ्रेज भी हो सकता है वर्ड के अलावा, लेकिन दोनों का जो अपोजिट मीनिंग होगी ये जरूर होगा, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा अर्थ अपने साथ लेके आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊं तो लिखा है कि शी इज फीलिंग स्वीट पेन। अब आप देख सकते हो कि स्वीट एक वर्ड यहाँ पे आया है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एक वर्ड पेन लिखा है, यानी कि पेन का मतलब तो होता है दर्द होना, स्वीट का मतलब तो अच्छा, प्यारा, मीठा, तो दर्द हमारा मीठा नहीं हो सकता, यानी जो ये दोनों वर्ड है एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसे वर्ड्स को हम पहचानेंगे और तुरंत हम क्या समझ जाएंगे, कौन सा फिगर सबस्टिट्यूट बनेगा, ये बनेगा ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कह रहा है कि हैविंग नथिंग, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ही हैथ ऑल, लेकिन उसके पास क्या है, सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसमें भी क्या कह रहा है, एक दूसरे की उल्टी बात है। एक बार कह रहा है कि हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर देर कह रहा है कि हाँ उसके पास सब कुछ है, तो बिल्कुल उल्टा यहाँ पे फ्रेज मिला हमें, हम कह सकते हैं किसमें आएगा, ऑक्सीमोरॉन फिगर्स ऑफ स्पीच में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर का मतलब कड़वा और स्वीट का मतलब मीठा, दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो गए। आप तुरंत बोलोगे कि यह जो फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगा यहाँ पे वो किसमें बनेगा, ऑक्सीमोरॉन में बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ओनोमेटोपोइया, जो कि आज हमारे इस वीडियो का लास्ट है। तो साथ के बारे में पढ़ना था, इसलिए सामने के बारे में हम भी पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि ओनोमेटोपोइया करके बताता है कि इसमें किसी साउंड की बात की जाएगी। एंड ओनोमेटोपोइया कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड। कह रहा है कि ओनोमेटोपोइया जो होता है वो एक ऐसे वर्ड के यूज पे कंसिस्ट करता है, एक ऐसा वर्ड के बारे में बताता है सिमिलर टू द साउंड, जो बिल्कुल किसके समान होगा, किसी साउंड के समान होगा, जो किसी आवाज की बात को बताएगा। एग्जांपल देते हैं, लिखा है कि I heard the water lapping, मैंने हर्ड किया, मैंने सुना वाटर लैपिंग को, झरने से पानी गिरता है जो आवाज आती है उसको बोलते हैं लैप करना, पानी की आवाज को, पानी की गिरने की आवाज को। ठीक है, तो कह रहे कि मैंने पानी के गिरने की आवाज को क्या किया, सुना। ये लैप जो वर्ड है पानी की गिरने की आवाज के लिए आता है, तो बात किसकी हो गई, साउंड की बात हो गई। तो जैसे ही एग्जाम्पल में साउंड की बात हमने यहाँ पे बताया आपको, आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ये किसका एग्जाम्पल बनेगा, ओनोमेटोपोइया जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसका एग्जांपल क्या हो गया, बन गया। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, मैंने मधुमक्खियों के हमिंग मतलब भिनभिनाने की आवाज को क्या किया, सुना। तो जो यहाँ पे हमिंग वर्ड आया है यह भी एक साउंड के बारे में बातें करता है, और जैसे हमें यह वर्ड मिला हम तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें दिया गया है वो कौन सा है, ओनोमेटोपोइया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीख लिया कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, सबकी डेफिनेशन को भी मैंने समझा है और सबके एग्जांपल को मैंने क्या कर लिया, देख लिया। अब एक वीडियो आपके सामने और आएगा जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्लास के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा एक वीडियो में। सारे एग्जांपल को हम यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे कि किस एग्जांपल में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।